Next topic is given in the book Anglo-French Rivalry and Carnatic Wars. Anglo-French rivalry means the rivalry and wars fought between British East India Company and French Company. ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में जो राइवलरी थी वो इस टॉपिक में है. एंग्लो फ्रेंच ट्रेडिंग राइवलरी सून टर्न इनटू वॉर, क्योंकि वो दोनों में व्यापारिक मतभेद थे, दोनों ही भारत के व्यापार पर कब्जा करना चाहते थे, इसलिए उनके बीच में जो व्यापारिक दूरियां थी वो युद्ध में बदल गई, आपस में वो युद्ध करने लगे. इन्हीं के बीच हुई वॉर्स को कार्नाटिक वॉर्स कहा जाता है. The battles fought between British East India Company and French Company are known as Carnatic Wars. British East India Company और फ्रेंच कंपनीज के बीच में जो युद्ध हुए इनको कार्नाटिक वॉर्स कहते हैं. तो 3 कार्नाटिक वॉर्स हुए बेसिकली. British East India Company and French Company were making efforts to gain benefit and expand their political influence. दोनों ही अपना अपना प्रभाव भारत पर जमाने की कोशिश कर रहे थे. बोथ ट्राइड टू सरपास ईच अदर बाय परचेजिंग इंडियन गुड्स एट द लोएस्ट प्राइस. दोनों ही का उद्देश्य था एक दूसरे से आगे निकलना, भारतीय सामानों को कम से कम कीमत पर खरीदना. बोथ वांटेड टू हैव कंट्रोल ओवर द मार्केट. दोनों ही भारतीय बाजार को कंट्रोल करना चाहते थे. एंड टू गेन मोर फैसिलिटीज एंड मोर मार्केट्स they began to interfere in the internal affairs of the Indian states. और ऐसा करने के लिए उन्होंने भारतीय राजनीति में दखल देना शुरू कर दिया. Both dreamt of holding political powers in their hands for control over markets. दोनों चाहते थे कि भारतीय राजनीति उनके कब्जे में आ जाए ताकि वो भारतीय बाजार पर कब्जा कर सकें, और मुख्य उद्देश्य दोनों का ही प्रॉफिट कमाना था. The headquarter of French company is in Pondicherry. फ्रेंच कंपनी का जो हेडक्वार्टर था वो पौंडीचेरी में था, जो कि साउथ ईस्ट कोस्ट पर है. वाइल ब्रिटिश कंपनीज मेन सेंटर वॉज फोर्ट सेंट जॉर्ज. और ब्रिटिश कंपनी का जो मेन सेंटर था वो फोर्ट किला सेंट जॉर्ज, जो कि मद्रास में वो उस समय वहाँ पे था, विच वॉज नॉट वेरी फार फ्रॉम पौंडीचेरी. और दोनों के बीच में पौंडीचेरी और ब्रिटिशर्स के सेंटर सेंट जॉर्ज फोर्ट में ज़्यादा अंतर नहीं था, ज़्यादा दूरी नहीं थी. पहली कार्नाटिक वॉर जो हुई वो 1746 से 1748 के बीच में हुई, 2 साल 46 से 48. कर्नाटिक जो पहले मुगल एम्पायर के अंडर में था, अब वो स्वतंत्र हो चुका था. आरकोट सिचुएटेड बिटवीन चेन्नई एंड पौंडीचेरी. आरकोट जो चेन्नई और पौंडीचेरी के बीच में था वो कर्नाटक का कैपिटल था, यानी राजधानी थी. फ्रेंच एंड इंग्लिश वर ऑन ऑपोजिट साइड्स. जो यूरोप में पहले वॉर हुई थी 1744 में, उसमें फ्रेंच और इंग्लिश पीपल, ब्रिटिश पीपल, वो अपोजिट साइड्स में थे. ये यूरोप की बात कर रहे हैं हम. और वहाँ की उनकी दुश्मनी यहाँ पर भी नजर आई, भारत में भी. उस समय फ्रेंच के जो गवर्नर थे वो ड्यूप्लेक्स थे. उन्होंने नवाब अनवरुद्दीन को लालच दिया ताकि वो कर्नाटिक उनके फेवर में आ जाए. फ्रेंच फोर्सेस टू कंट्रोल ओवर द ब्रिटिश फोर्ट इन मद्रास. फ्रेंच फोर्सेस ने ब्रिटिशर्स का जो किला था मद्रास में उसको अपने कंट्रोल में ले लिया. और जब नवाब ने, कर्नाटक के नवाब ने मद्रास फोर्ट मांगा तो ड्यूप्लेक्स जो कि फ्रेंच गवर्नर थे उन्होंने साफ मना कर दिया. दिस लेड बोथ साइड्स टू वॉर्स एंड कर्नाटक नवाब वाज डिफीटेड, जिसके कारण फ्रेंच कंपनी और कर्नाटक के नवाब में युद्ध हुआ, जिसमें कि कर्नाटक के नवाब हार गए. इन 1748 पीस वाज रेस्टोर्ड बिटवीन फ्रांस एंड ब्रिटेन इन यूरोप. 1748 में यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन में शांति स्थापित हुई, और उसके कारण भारत में भी दोनों के बीच में शांति स्थापित हुई, लेकिन ये केवल नाम मात्र दिखावे के लिए की शांति थी. मद्रास फोर्ट दिखावे के तौर पर इंग्लिश कंपनी को दे दिया गया.
लेकिन नई चीजें सामने आने लगी। हारने के बाद, कर्नाटिक नवाब के हारने के बाद, सुप्रीमेसी ऑफ यूरोपियन सिस्टम ऑफ वॉर वाज एस्टैब्लिश्ड। युद्ध करने की यूरोपियन शैली की स्थापना भारत में हुई। दिस वॉर ऑल्सो शार्पेंड म्यूचुअल राइवलरीज एंड इल विल बिटवीन द टू कंपनीज। इस युद्ध के कारण दोनों ही कंपनी के बीच में आपसी प्रतिद्वंदिता चालू हो गई। सेकेंड कर्नाटिक वॉर, जो ठीक उसके बाद हुई 1748 से लेकर 1754 के बीच में, अ बैटल बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रेंच कंपनी वाज फॉट ओवर द क्वेश्चन ऑफ सक्सेशन टू द थ्रोन ऑफ हैदराबाद एंड कर्नाटक। दूसरा युद्ध जो हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच कंपनी के बीच में, वो हैदराबाद के सिंहासन को लेकर और कर्नाटक के शासन को लेकर था। फ्रेंच कंपनी ने मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का रूलर घोषित कर दिया था और चांद साहिब को कर्नाटक का, जबकि ब्रिटिश कंपनी ने मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बनाना चाहा और नासिर जंग को हैदराबाद का नवाब बनाना चाहा। दोनों कंपनियां अपने अपने लोगों को हैदराबाद और कर्नाटक का नवाब बनाना चाहते। इस कारण दोनों में युद्ध हुआ। नासिर जंग वॉज डिफीटेड एंड किल्ड इन द वॉर। नासिर जंग युद्ध में हार गया और मारा गया। तो मुजफ्फर जंग ने जंग में सहायता के लिए gave a sum of 50,000 pounds and जागीर वर्थ रुपीज 10,000 a year to फ्रेंच कंपनी। क्योंकि फ्रेंच कंपनी ने मुजफ्फर जंग की सहायता की थी, इसलिए मुजफ्फर जंग ने उसको, फ्रेंच कंपनी को 50,000 पाउंड दिए और एक जागीर दी 10,000 रुपए की, क्योंकि उन्होंने युद्ध में सहायता की थी उसकी। अंडर रॉबर्ट क्लाइव, a young clerk in the company, British force besieged Arcot. चांद साहिब was killed in war। दूसरी तरफ कर्नाटक में उल्टा हुआ, जिसको ब्रिटिशर्स ने सपोर्ट किया वो जीता और चांद साहिब हार गया और उसे भी युद्ध में मार दिया गया। तो इस प्रकार कर्नाटक जो था वो पूरा ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गया। तो इस प्रकार से इंग्लिश कंपनी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में कर्नाटक हो गया और फ्रेंच कंपनी की जो आर्मी थी, क्योंकि हैदराबाद उनके कंट्रोल में था, तो फ्रेंच कंपनी के कंट्रोल में हैदराबाद आ गया। ये एक नया मेथड सामने आया कि किसी को सहायता करके उसकी राजनीति में दखल देना और बाद में उस पर पूरा अधिकार कर लेना। तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 के बीच में हुआ। सेकेंड कर्नाटक वॉर के खत्म होने के 2 साल बाद 1756 से 1763 में तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ और ये फाइनल जो युद्ध था वो दोनों कंपनीज के बीच में था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच कंपनी के बीच में। द इंग्लिश हु वर ऑलरेडी इन पावर इन कर्नाटक, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो वैसे ही कर्नाटक में पावर में थे, उन्होंने फ्रेंच कंपनी को हैदराबाद से भी निकाल दिया और इस प्रकार जो सारी जगह फ्रेंच कंपनी के अंडर में थी वो ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर में आ गई। द ड्रीम ऑफ फ्रेंच कंपनी टू गेन पॉलिटिकल सुप्रीमेसी इन इंडिया केम टू एन एंड। ब्रिटिशर से हारने के बाद तीसरा कर्नाटक युद्ध, फ्रेंच की सारी उम्मीदें खत्म हो गई कि वो लोग भारत पे अपनी प्रभुता स्थापित करेंगे, ये उनकी सारी उम्मीदें वहां पर खत्म हो गई और ब्रिटिशर्स के अंडर में कर्नाटक और हैदराबाद दोनों आ गए। ये दोनों अपने अंडर में करने के बाद ब्रिटिशर्स ने रुख किया बंगाल का। अलीवर्दी खान बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल इन 1740। अलीवर्दी खान 1740 में बंगाल के नवाब बने। वो काफी एबल थे और ब्रिटिशर्स की एक्टिविटीज को पसंद नहीं करते थे। उनकी मृत्यु 1756 में हुई और उनके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। शौकत जंग जो अलीवर्दी
खान की बड़ी बेटी के लड़के थे, वो भी बंगाल के नवाब बनना चाहते थे और उनको दीवान राजवल्लभ का सपोर्ट भी था। दूसरी तरफ मीर जाफर जो अलीवर्दी खान के ब्रदर इन लॉ थे और उनकी आर्मी के कमांडर इन चीफ भी थे, आर्मी चीफ भी थे, वो भी बंगाल के नवाब बनना चाहते थे। तो सिराजुद्दौला के विपक्ष में ये दोनों थे, मीर जाफर भी और शौकत जंग भी, और इनको पनाह दी, इनको उकसाया ब्रिटिशर्स ने कि ये नवाब सिराजुद्दौला से गद्दारी करें। द ब्रिटिश वर ट्रेडिंग इन बंगाल विदाउट पेइंग टैक्सेस। अभी तक बंगाल में जो ब्रिटिश व्यापार कर रहे थे वो बिना टैक्स के कर रहे थे और जिसका पूरा प्रभाव बंगाल के खजाने पर पड़ रहा था। दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स नवाब को सम्मान और आदर भी नहीं देते थे, कोई नजराना या तोहफा भी नहीं देते थे। इन सबसे परेशान होकर नवाब सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार की फैक्ट्री पर 1756 में कब्जा कर लिया। अब नवाब कैलकाटा की तरफ आगे बढ़े और उनसे डर के उस समय जो गवर्नर थे वहां के कैलकाटा के ड्रेक, उन्होंने कैलकाटा छोड़ दिया और वो वहां से चले गए। आफ्टर द फॉल ऑफ कैलकाटा, कैलकाटा हाथ से चला गया ब्रिटिशर्स के 1756 में। ऐसा होने के बाद रॉबर्ट क्लाइव जो गवर्नर जनरल थे, उन्होंने एक आर्मी भेजी बंगाल की तरफ। क्लाइव इन ए स्मॉल वॉर इन 1757, एक साल बाद ही एक छोटे से युद्ध में ब्रिटिशर्स ने कैलकाटा को नवाब से वापस छीन लिया। नवाब वॉज डिफीटेड इन द वॉर, नवाब युद्ध में हार गए। एंड ब्रिटिश कंपेल्ड द नवाब टू कंसीड टू देयर डिमांड्स, और नवाब को ब्रिटिशर्स की डिमांड माननी